नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन पे एक बार फिर से। आज है शुक्रवार और आज है हमारा 8वां सेशन 5 फैक्ट्स को लेके। तो आज को मिला के आपके हो जाएंगे 40 फैक्ट्स। तो क्या आप रेगुलरली इसको फॉलो कर रहे हैं? आपको डेफिनेटली ये हेल्प करेगा, ये मेरी 100% गारंटी है। आप इसको डेफिनेटली फॉलो कीजिए। जिन्होंने अभी तक नहीं किया है वो पीछे से देखते चलिए, प्लेलिस्ट में सारी वीडियो डली हुई है 5 फैक्ट्स के नाम से विद थंबनेल। आप उसको क्लिक कीजिए, पांचों फैक्ट्स को पढ़िए और नोट डाउन कीजिए अपनी कॉपी में, रिवाइज करते रहिए। दिस विल डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू अलॉट अलॉट एंड अलॉट। मैं बार बार आप पे ये इन्फोसाइज कर रहा हूँ कि आप इस सीरीज को बिल्कुल सीरियसली लें, इसे लाइटली ना लें। तो चलिए आज शुरू करते हैं अपना दूसरा सेशन, फैंटास्टिक 5 फैक्ट्स ऑफ द वीक। और आज के 5 फैक्ट्स मिला के हो जाएंगे 40 फैक्ट्स। तो इसमें भी हम लोग जल्दी ही 50 फैक्ट्स कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहला फैक्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। क्या है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बेसिकली? तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कि आप किस तरीके से व्यापार कर सकते हैं वहां के, क्योंकि व्यापार करने के लिए जो एनवायरनमेंट है वो भी काफी अच्छा होना चाहिए, गवर्नमेंट भी काफी फ्रेंडली होनी चाहिए। ये नहीं है कि मैं व्यापार करने जा रहा हूँ लेकिन रूल्स बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हैं, जैसा कि फ्लिपकार्ट के साथ हुआ था। उनको अपना हेडक्वार्टर हांगकांग में खोलना पड़ा था बिकॉज लॉज आर नॉट कंपैटिबल एट दैट टाइम नाउ। लेकिन अब इसे काफ़ी रिलैक्स किया गया है। उसको लेके ही एक रैंकिंग आई है, वर्ल्ड बैंक की 2020 की रैंकिंग है। हालांकि वर्ल्ड बैंक इस रैंकिंग को लेके थोड़ा सा मुद्दों में घिर गया था, कंट्रोवर्सी हो गई थी 2018 की रैंकिंग को लेके, क्योंकि उन पे कुछ एलिगेशंस थे कि कुछ प्रेशर की वजह से, ड्यू टू अनड्यू प्रेशर बाय मैनेजमेंट, दे हैव टू ऑल्टर द रैंकिंग्स। तो उनको अपनी रैंकिंग्स को ऑल्टर करना पड़ा था। और जब इंटरनल ऑडिट हुई वर्ल्ड बैंक की तो उसमें पता चला कि चाइना, सऊदी अरेबिया, यूएई और अजरबैजान, इनकी रैंकिंग में चेंज की गई थी, राइट। हालांकि इंडिया की रैंकिंग पे फर्क नहीं था। इंडिया की रैंकिंग 2020 में भी कितनी है? 63 है। तो 63 रैंक है हमारी। 77 से 63 कहाँ, हम 2016 में 130 पे थे। तो ये रिमार्केबल, मतलब बढ़िया एक ग्रोथ है, डेवलपमेंट है। तो ईओडीबी यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पब्लिश कौन करता है? वर्ल्ड बैंक पब्लिश करती है। वर्ल्ड बैंक आपके साथ हम पढ़ेंगे एक बार, तो उसमें हम सारे रिपोर्ट्स और जो भी सारे इनके इनिशिएटिव्स है सबको हम पढ़ डालेंगे। एक लेक्चर उस पर मैं बनाने की सोच रहा हूँ। आपका क्या ख्याल है आप बताइए कमेंट थ्रेड में। एनुअली इसको पब्लिश किया जाता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को। पीआईबी से मैं ये आपके लिए निकाल के लेके आया हूँ। ये ग्राफिक सोर्सेज आप देख ही सकते हैं, डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020, राइट। तो ये हो गया हमारा पहला फैक्ट। याद रखिएगा कौन पब्लिश करता है? वर्ल्ड बैंक। इंडिया की रैंक कितनी? 63। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज ग्रेट कंजंक्शन। क्या है ये ग्रेट कंजंक्शन? बगल में इमेज में आपके लिए लेके आया हूँ, नासा की साइट से उठा के लेके आया हूँ। मून दिख रहा है, चंदा मामा है हमारे, राइट। और इधर है सैटर्न एंड जुपिटर। हालांकि चांद से रिलेटेड आया है, याद आया कि चांद के फिगर, मतलब जेंडर को लेके ही बहुत कंफ्यूजन है ऑलरेडी। कई लोग इसे मामा बोलते हैं तो मतलब मेल बोलते हैं, कई लोग फिर चांद से महबूबा करके बोलते हैं तो फीमेल से नोट करते हैं। तो समझ नहीं आता कि ये है क्या, बेसिकली मेल है या फीमेल है। उस पर खैर अलग बात करके, जोक्स अपार्ट। तो ग्रेट कंजंक्शन है क्या? 21 दिसंबर को 400 साल के बाद सैटर्न एंड जुपिटर विल बी ब्रॉट क्लोजर इन द नाइट स्काई। यहाँ आप देख सकते हैं बहुत ही क्लोज आ गए। 400 साल के बाद ये दोनों जो प्लैनेट्स है काफी क्लोज आ गए और अर्थ से इसको व्यू किया गया। अब है क्या कि ये एक एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है जिसे क्रिसमस स्टार भी कहा जाता है। 25 दिसंबर के आसपास है, क्रिसमस स्टार भी कहा जाता है। आज क्रिसमस डे भी है। तो आप सभी को मैरी क्रिसमस। आप सभी बिल्कुल अच्छे से पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। क्रिसमस की आप सभी को बधाइयाँ। जल्दी ही नया साल आ जाएगा, फिर हम लोग 2021 में एंटर कर जाएंगे और मैं आपके लिए लेके आऊंगा 21 रूल्स फॉर 2021। 2021 के लिए 21 बढ़िया रूल आपको एज अ स्टूडेंट, एज अ मैनेजर, एज अ एडमिनिस्ट्रेटर, आपको हर चीज में वो रूल मजा आएगा आपको पढ़ के। उस पर भी काम चल रहा है। तो क्रिसमस स्टार एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट, इसको कहा जाता है ग्रेट कंजंक्शन को। कंजंक्शन का मतलब क्या है? कंजंक्शन का मतलब होता है जब कोई भी प्लैनेट्स या एस्टेरॉइड्स बहुत ही क्लोज आ जाए और आसमान में अर्थ से व्यू किए जाए, दैट इज नोन एज कंजंक्शन। इस डेफिनेशन को याद रखिएगा, एग्जाम में डेफिनेशन की ही सीधे स्टेटमेंट बना के पूछी जा सकती है। तो कंजंक्शन मींस प्लैनेट्स और एस्टेरॉइड्स अपीयर्स टू बी वेरी क्लोज इन द स्काई व्हेन व्यूड फ्रॉम द अर्थ। अब ग्रेट क्यों लगाया है सर इसमें? ग्रेट इसलिए लगाया है क्योंकि जुपिटर और सैटर्न जो होते हैं वो साइज में बड़े होते हैं। तो उस बड़े को डिनोट करने के लिए इन्होंने ग्रेट लगाया है। और ये 400 साल के बाद 21 दिसंबर को क्लोज आए, वेरी क्लोज आए, अर्थ से व्यू किया गया, स्काई में दिखाई दिया गया। तो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज ग्रेट कंजंक्शन। 21 दिसंबर को एक और चीज होती है। क्या चीज होती है 21 दिसंबर को? विंटर सोल्स्टाइस होता है। तो विंटर सोल्स्टाइस क्या है? कमेंट थ्रेड में आप बताइए। ज्योग्राफी का बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है विंटर सोल्स्टाइस।
कमेंट थ्रेड में जरूर इसका जवाब दीजिएगा। 21 दिसंबर को हम वो देखते हैं, विंटर सोल्स्टिस। चलिए थर्ड फैक्ट, तीसरा फैक्ट क्या है, एसआरटी। क्या है एसआरटी? सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। नहीं नहीं सर, वो तो एसएसबी में होता है, आर्मी के इंटरव्यू में लेते हैं वो लोग सिचुएशनल रिएक्शन टेस्ट। यह है शगुन राइस टेक्निक। क्या है शगुन राइस टेक्निक? इट इज अ यूनिक मेथड ऑफ कल्टीवेशन ऑफ राइस एंड इट्स रिलेटेड रोटेशन क्रॉप्स। तो जैसे ही यानी कि आप जो चावल की जो खेती की जाती है, धान की जो खेती की जाती है, उससे रिलेटेड जो भी रोटेशनल क्रॉप्स हैं उनको कैसे उगाया जाए, उसका एक यूनिक मेथड है। बिना किसी प्लविंग के, बिना किसी ट्रांसप्लांटिंग के इसको किया जाता है। तो इट इज बेसिकली अ जीरो टिल कंजर्वेशन एग्रीकल्चर टेक्निक मेथड। तो जीरो टिल टाइप है ये। और ये हो कहाँ रहा है? ये शगुन बॉग रायगढ़ महाराष्ट्र में हो रहा है। रायगढ़ एक जिला है महाराष्ट्र का, वहां पर हो रहा है। इस टेक्निक में सारे रूट्स और जो स्मॉल पोर्शन ऑफ स्टेम है उनको जो बिल्कुल जो तल होते हैं ना, बेड्स, उसमें छोड़ दिया जाता है ताकि वो धीरे धीरे स्लो रोटिंग करते रहें। कोई भी प्लविंग की जरूरत नहीं होती कि कंट्रोल को वीड किया जाए। और 10 दिन 8-10 दिन पहले ही हार्वेस्टिंग, जो मतलब नॉर्मल अगर आप करने जाएं ट्रेडिशनल मेथड से, तो उससे 8-10 दिन पहले ही आपकी इसकी हार्वेस्टिंग हो जाएगी, फसल बन के तैयार हो जाएगी। तो हेल्दी सॉइल और हेल्दी फूड के लिए ये वहाँ पे ये चीज़ की जा रही है। तो शगुन राइस टेक्निक आप याद रखिएगा, एग्रीकल्चर से मैं लेके आया हूँ। इस बार एग्रीकल्चर में काफ़ी कुछ पूछा गया था, तो इस टेक्निक को भी साथ में याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं फोर्थ फैक्ट पे। क्या है? एम्पीडा। एम्पीडा इज व्हाट? मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ऐसे ही एक अपीडा भी है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो आज हम मपीडा पढ़ रहे हैं, एम्पीडा अपीडा नहीं पढ़ रहे। अगर आप एम को ए से रिप्लेस कर देंगे तो वो एग्रीकल्चर रिलेटेड हो जाएगा। लेकिन आज हम मरीन से पढ़ रहे हैं, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण। स्टैट्यूटरी बॉडी है, 1972 में बनाई गई थी। किस मंत्रालय के अंदर आता है ये बिल्कुल याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। काम क्या है? प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट्स इन द मरीन प्रोडक्ट्स ऑफ इंडिया। बिल्कुल। किस चीज में ज्यादा फोकस किया जाता है? तो मार्केट प्रमोशंस में ये लोग फोकस करते हैं, कैप्चरिंग फिशरीज में करते हैं, उनकी कल्चर फिशरीज में भी करते हैं, प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वैल्यू एडिशन, क्वालिटी कंट्रोल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इन सब में इनका सारा काम होता है। इनकी वेबसाइट को आप विजिट कीजिए, लाजवाब वेबसाइट बनाई गई है। और जो इनके जो चेयरमैन हैं वो आईएएस अधिकारी ही बनते हैं। ऐसी चीज़ों के, ऐसे प्राधिकरण के चेयरमैन तो आईएएस अधिकारी ही बनेंगे। तो आप में से जो भी आईएएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप भी ऐसे किसी पद पे एक दिन दिखाई दें। तो फॉलो करते रहें हमारी सीरीज को भी, लाइक भी कर दो यार साथ ही साथ, और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी किया करो। Recently, एम्पीडा हैज लॉन्च्ड मल्टीलिंगुअल कॉल सेंटर फॉर एक्वा फार्मर्स एट विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश। तो अभी हाल ही में क्या किया इन्होंने, एक मल्टीलिंगुअल कॉल सेंटर खोला गया एक्वा फार्मर्स के लिए, ताकि उनको पूरी जानकारी और हर चीज जो मतलब उनको चाहिए, जहां उनको कंफ्यूजन है उसमें पूरी सहायता की जाएगी इस प्राधिकरण के द्वारा। कहाँ पे खोला गया है? आंध्र प्रदेश में, राइट। तो मेन चीज है कि आप याद रखिएगा स्टैट्यूटरी बॉडी है और किस मिनिस्ट्री के अंदर में आता है, और साथ ही साथ अभी रिसेंट में क्या इसमें एडवांसमेंट्स की गई हैं, क्या इसमें विकास किया गया है। चलिए आगे चलते हैं पांचवे पे। पांचवे पर्सनैलिटी में लेके आया हूं आपके लिए खुदीराम बोस। अभी हाल ही में हमारे होम मिनिस्टर जो गृह मंत्री हैं वो इनके गांव होकर आए हैं, तो इस लिहाज से लाजमी हो जाता है कि सवाल इनमें दिखेगा। साथ ही साथ इंडिपेंडेंस मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन है तो आ भी सकता है। तो खुदीराम बोस जी क्या थे? खुदीराम बोस 1889 में मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल में जन्मे। वन ऑफ द यंगेस्ट लीडर्स ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट, क्योंकि जब इनको फांसी की सजा हुई थी तो ये मात्र 19 साल के थे। एक्टिवली काफ़ी पार्टिसिपेट किया प्रोटेस्ट में, हालांकि जो बंगाल पार्टीशन था उसके दौरान काफ़ी ये एक्टिव रहे। और इन्होंने ज्वाइन की थी अनुशीलन समिति बंगाल की। जी हाँ, अनुशीलन समिति क्या थी? अनुशीलन समिति वही थी जो रिवोल्यूशनराइज तरीके से गवर्नमेंट के, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ काम करती थी। काफ़ी सारे क्रांतिकारी खड़े किए थे। अनुशीलन समिति जो है वो फाउंड किया गया था, सतीश चंद्र बसु ने इसको फाउंड किया था। एससी बसु ने इनको फाउंड किया था, कलकत्ता के स्टूडेंट थे वो भी। उनके साथ उनके मित्र थे प्रमाथ मित्र और सरला देवी। बाद में इसमें औरोबिंदो घोष जैसे लोग भी जुड़े इस समिति के अंदर में। तो ये इनका थोड़ा सा रहा है कि इस समिति से जुड़े और अपने आप को एक बहुत ही अच्छी जगह स्थापित किया। मतलब लोगों ने काफ़ी इनका नाम जाना। और मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेसी केस 1908, हालांकि इन्होंने प्लान किया था कि एक ब्रिटिश जज जो है डगलस किंग्सफोर्ड, उनको मारने का इन्होंने प्लान किया था। तो उन पर बॉम्ब फेंकने का प्लान किया था, लेकिन एक्चुअली हुआ क्या था कि उसमें कोई और बैठा हुआ था। जब बॉम्ब फेंका तो जो मारे गए उसमें किंग्सफोर्ड नहीं थे, वो मजिस्ट्रेट नहीं थे, वो स्केप हो गए थे। कोई प्रिंगल कैनेडी करके थे और वो अपने बीवी बच्चों के साथ उस गाड़ी में थे, उस घोड़े गाड़ी में थे, और जिस पे इन्होंने बॉम्ब फेंका था, और वो मारे गए, लेकिन किंग्सफोर्ड बच गए। तो बाद में फिर ब्रिटिश जज थे, तो बाद में काफ़ी इन्वेस्टिगेशन वगैरह हुई और फिर ये मुजफ्फरपुर में इनका
केस चला मुजफ्फरपुर में, मुजफ्फरपुर नहीं कलकत्ता में ही ये पकड़े गए थे। वैनी नाम का रेलवे स्टेशन है, अगर मैं भूल नहीं रहा हूँ तो वैनी नाम के रेलवे स्टेशन पे ये पकड़े गए थे। और साथ ही साथ मुजफ्फरपुर में इनकी कार्रवाई हुई थी। तो जब ये कोर्ट के बाहर लेके जाया जा रहा था, मुजफ्फरपुर बिहार का जो इलाका है, ज़िला है एक, तो उसमें काफ़ी सारे लोग इनको देखने के लिए इकट्ठा हो गए थे और फिर 1908 में ही इनको फांसी की सज़ा दे दी गई एंड ही वाज रफली अबाउट 19 ईयर्स एट दैट टाइम। तो काफ़ी मतलब रिवर्स, काफ़ी अच्छे क्रांतिकारी थे, तो इनको सैल्यूट है। फ्रीडम स्ट्रगल में इन्होंने काफ़ी मदद की थी लोगों की, थोड़ा सा भी जिन्होंने भी एफर्ट किया हम सबको, क्योंकि हमारा फंडामेंटल ड्यूटी भी है कि टू चेरिश द फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया। तो ये एक तरीके के फ्रीडम फाइटर थे, तो इनको चेरिश किया जाता है। तो खुदीराम बोस जिंदाबाद। चलिए, तो ये थे 5 फैक्ट। आज कोई क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके नहीं आया हूँ, सॉरी फॉर दैट। आगे देख लेंगे वो 2 क्वेश्चन और उसका आंसर भी मैं अगले सेशन में आपको डेफिनेटली बताऊंगा, जो पिछले सेशन में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था ग्रीन हाईवे मिशन से रिलेटेड। चलिए, तो कैसा लगा आपको सेशन ज़रूर बताइए। 5 फैक्ट्स आपके लिए हर वीक आते रहेंगे। वंडरफुल पीटी रिसोर्सेज आर वेटिंग फॉर यू। दिए हुए सभी लिंकों का बिल्कुल बेहतर तरीके से उपयोग कीजिए। मिलते हैं अगले किसी सेशन में। टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।